मेरे प्यारे बच्चों, कप्तान हाँ ये बड़ा कर दे भाई स्क्रीन को, ठीक है, थैंक यू यार। मेरे प्यारे बच्चों, कप्तान हाँ ये बड़ा कर दे भाई स्क्रीन को, चलो लाइव हो गया क्लास, ठीक है। आज माफ़ी चाहते हैं, क्लास लेट स्टार्ट हुई क्योंकि जो एनी डेस्क था वो सही से काम कर नहीं रहा था, बार बार दिक्कत आ रही थी उसमें। दोस्तों, कल हम एपी पढ़ने लग रहे थे और जब एपी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको चीज़ें डिटेल में बताई थी, कॉन्सेप्चुअल बताई थी, और वहाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताने में आपको बहुतों को दिक्कतें महसूस हुई। कल मैंने फिर सारे कमेंट आप लोगों के पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ, कप्तान आ गया बच्चों अब। तो सारे कमेंट मैंने कल पढ़े, फिर देखा कि बच्चे परेशान हो जाते हैं इतना डिटेल मेथड पे। तो चूंकि मुझे उनका सोर्ट जो बताना है वो मुझे बताना है कहाँ पे, अलजेब्रा में। लेकिन आपको दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैं एक एक दो दो सेकंड में, पाँच पाँच सेकंड में कैसे करें वो मैं अभी से फिर आपको सिखाना शुरू कर दे रहा हूँ। तो कल जो क्वेश्चन कराए थे उनके शॉर्ट में आज ही आपको सिखा देता हूँ। देखिए, ये हम लास्ट में एक क्वेश्चन करने लग रहे थे मेरे बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि ए, बी, सी, डी और ई, ये पांच चीजें हैं जो कि एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एपी को। हरामखोर ये पूछ रहा है कि सर कप्तान की स्वागरात कैसे हुई। साले यही सवाल पूछोगे टीचर से, ये मत पूछना कि एपी के सवाल और अच्छे से बताओ। अच्छा, जो अब चूंकि चीज़ें थोड़ी सी धीरे हो जा रही हैं, हम धीरे ही पढ़ा रहे हैं, तो कल क्लास रखेंगे बच्चों 10 बजे से सुबह, और 10 से लेके लगभग 2 बजे तक क्लास ले जाने की कोशिश करेंगे। बीच में 15 मिनट का गैप देके क्लास रखेंगे, सो दैट जितने भी नंबर सिस्टम के छोटे छोटे टॉपिक रह गए मेरे बच्चों। हाँ, बहुत सारे बच्चे स्पीडोमीटर की बात कह रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। आज 11 बजे ऐप अपडेट हो जाएगी, और जब ऐप अपडेट होगी तो स्पीडोमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो कल मेरे बच्चों शाम को क्लास न रख के सुबह क्लास रखेंगे 10 बजे से 2 बजे तक, सो दैट हम चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, जो कंटेंट हमारा छूटा हुआ वो कर लें। बहुत सारे बच्चों का प्री का क्लियर हो गया है, तो उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाएगा, चाहे 0.1% का हो, कि थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आ जाइए अब सवाल पे। मैं इसको एक सेकंड के लिए बता देता हूं, कल मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको ये कहा था कि अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल हमेशा बाकी दोनों के इक्वल रहता है। ऐसे बी सी डी को लेंगे तो 2C जो होगा वो बराबर होगा B प्लस डी के। ऐसे ही 2D जो होगा मेरे बच्चों वो बराबर होगा C प्लस E के। अब आपसे चीजें जो पूछी गई थी वो थी A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। कह रहा था इसकी वैल्यू बताओ। आपको कुछ नहीं करना था, ये वैल्यू उठा के एज इट इज रख देनी और आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये कल मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? लेकिन अब फिर से बच्चों ने कहा कि पूरा डिटेल कराओ जी, आप बीच में छोड़ दे रहे हैं चीज़ों को। तो मैं बीच में नहीं छोड़ रहा, चीज़ें मुझे बतानी दूसरे तरीके से थी। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ A प्लस सी और यहाँ C प्लस E है, तो यहाँ अकेला E है। तो करिए क्या, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिए, करिए क्या कि आप अपनी तरफ से एक C यहाँ जोड़ दीजिए और एक C यहाँ जोड़ दीजिए, तो सॉरी C, तो ये E प्लस एक C और एक C, 2C जोड़ दिया तो 2 बार C घटा दीजिए, या 6C को ही 2C के हिस्सों में टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये बन गया मेरे बच्चों A प्लस सी, और A प्लस सी की वैल्यू क्या है 2B माइनस 4B। 6 में से 2 गया बच्चे, बचा 4C। और ये C प्लस E की वैल्यू क्या है जी 2D, ये माइनस 4D प्लस 2D। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 4B में से 2B गया 2B, और 4D में से 2D गया 2D। क्लियर है ना जी यहाँ तक की? प्लस 6C माइनस 4D प्लस E माइनस 2D और प्लस में 4C। यही तो चीजें थी। अरे हाँ है ना, A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। तो E प्लस C की वैल्यू हमने उठा के रख दी वहाँ पे 2D, ठीक है जी, और 6C ऐसे रखा, माइनस 4B ऐसे रख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे माइनस आया, अब क्या करो यार, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर आप जानते हैं B प्लस डी बचा, और आप अच्छे से इस बात को भी जानते हैं कि B प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2C। तो B प्लस डी की वैल्यू 2C है, तो 2C को 2 से करेंगे -4C, और यहाँ पे प्लस 4C,
तो -4c + 4c की वैल्यू आ गई 0। ये मेरा सीधा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर। ये तो था डिटेल में। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि यार मैं अलजेब्रा में इन चीज़ों को बताऊंगा तो इनकी एक वर्थ होगी, समझाने में मज़ा भी आएगा मुझे और आपको समझने में मज़ा आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे उतना पेशेंस शायद नहीं रख पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैं करा देता हूँ। उसने कहा कि जी 5 टर्म है ABCDE, ये किसी AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको एक बात हल्के से समझाई थी कि ABCDEFXYZ ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। और अगर ये वेरिएबल हैं तो इनकी जगह कोई भी वैल्यू वेरी हो सकती है, कोई भी वैल्यू मेरे बच्चों वेरी हो सकती है। तो आप जो दिल करे वो सीरीज बना लो। मैंने सीरीज बना ली 1 2 3 4 5, मैंने एक AP बना ली। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति है? नहीं भाई, मैंने एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बना लिया जिसमें नाम रखा 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसा रख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया, C को 3 मान लिया, D को 4 मान लिया, E को 5 मान लिया। भाई ये भी तो AP में है, हर एक का डिफरेंस एक एक है। अब हमसे पूछा क्या था दोस्त? तो हमसे जो उसने पूछा था वो ये पूछा था कि भैया A -4B + 6C -4D + E, इसका मान बता दो। तो अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या तरीका है कि आप देखिए A की वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, B की वैल्यू क्या है जी 2, तो 4 दूनी 8, सही है भाई। C की वैल्यू 3 तो 6 तिये 18, D की वैल्यू 4 तो 4 चौक 16, E की वैल्यू 5 तो 5, हाँ है ना। तो गौर से देखिए बेटा, 1 और 18 19, 19 और 5 24, -8 और -16 -24, उत्तर आ गया 0। सीधा आपका ए ऑप्शन आ। एक ही सेकंड में आपने क्वेश्चन को कर लिया। मुझे तो एक एक स्टेप लिख के समझाना था, इसलिए आपको तो वो भी जरूरत नहीं थी, हाँ या ना। आप और भी ले सकते हैं, आप इसे 0 1 2 3 4 5 भी ना, 0 1 2 3 4 ले सकते हैं, जो दिल करे वो ले ले। आप माइनस में लेना चाहे माइनस में ले सकते हैं, आप 2 2 के गैप में सीरीज लेना चाहे 2 2 में भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया, 9 रख दिया, -12 -10 -8, ऐसा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हर एक वैल्यू रखने पे आपका आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है 1 2 3 4 5 AP में नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? हर एक के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, AP में तो है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और मैं ये समझाना चाह रहा था कि ABCD वेरिएबल है, ABCDE तो कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, बस उनकी वो जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए वो AP में। बहुत सारे बच्चों में पेशेंस नहीं रहता है। आज ही मेरे बच्चों एक क्वेश्चन था, कल हम इस क्वेश्चन को करने लग रहे थे। आप एक बार के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देता हूं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही मैं बच्चे बताता हूं, यही मेरी आदत भी है, इसलिए मैंने कल लॉन्ग बताया था और मैंने शॉर्ट बताया था कि 8 से 10 क्लास के बाद जब अलजेब्रा स्टार्ट होगा तो मैं वहां एक एक चीज को लॉजिक के साथ बता पाऊंगा। यहां मैं जो चीजें बताई है वो पूरी नहीं बता पाया हूं कि वैल्यू कब रखनी है, कैसी कैसी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, क्योंकि वो 5-6 क्लासों का काम है बेटा। ठीक है, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं, हो सकता है पीएनजी क्लियर ना हो। कह रहा है कि इफ द टर्म Pth, Qth एंड Rth ऑफ एन APR A, B एंड C, वैल्यू ऑफ दिस बतानी है। देखिए जी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए। आपका जो दिल करे वो कोई सीरीज मान लीजिए। मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मैंने इसे एक AP का नाम दे दिया कि जी ये एक AP है, ये मेरी एक सीरीज है। आपको कोई आपत्ति है? आप कहें जी थोड़ा बड़ा बड़ा क्यों नहीं लेते? बिल्कुल बड़ा बड़ा ले लेते हैं। बड़ा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कैलकुलेशन हमको ही करनी, कोई और नहीं करके देगा, हाँ है ना। तो हमें करनी है कैलकुलेशन, तो हमें छोटी चीजें लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म भी हो गई, ये सेकंड टर्म भी होगी, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म। तो कह रहा है जी P Q एंड Pth टर्म, Qth टर्म एंड Rth टर्म। तो हम मान लेते हैं कि P की वैल्यू 1 मान लेते हैं यार, Q की वैल्यू 2 मान लेते हैं और R की वैल्यू 3 मान लेते हैं।
इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? P का मतलब फर्स्ट टर्म, Q का मतलब सेकंड टर्म और R का मतलब बना थर्ड टर्म। और क्वेश्चन में कह रहा है कि Pth टर्म की वैल्यू A है, Qth टर्म की वैल्यू B है, Rth टर्म की वैल्यू C। और हमने P Q R को क्या मान लिया यार? P Q R वेरिएबल है, जो मर्जी टेक लो। P को मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है, Q को सेकंड टर्म, R को थर्ड टर्म, कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है हमने जो सीरीज मानी है, तो आप कहोगे 1 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू 1 आ गई। अरे हाँ या ना? मैं कहूं बेटा सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म आप कहोगे 2 है सर, तो 2 ले लिया। मैं कहूं बेटा थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म 3 है, तो C की वैल्यू 3 आ गई। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ या ना? आप चाहें तो यहां पे कोई और सीरीज ले लें, 1 3 5 7 ये भी ले सकते हैं, मैं इससे भी लेके बता दूंगा, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। अब उसने आपसे पूछा क्या है जी, उस पर बात कर लेते हैं। उसने आपसे कहा कि A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस बी प्लस सी पी माइनस क्यू, कह रहा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो आपने P की वैल्यू क्या ली 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, तो P की वैल्यू 1 ली है, R की वैल्यू आपने 3 ली है, तो 3 में से 1 गया, यहां 2 बचा, हाँ है ना? फिर आपने P माइनस क्यू है, तो P माइनस क्यू यानी 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 गया, माइनस 1 बचा। यहाँ Q माइनस R है, तो Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है, तो 2 में से 3 गया, माइनस 1 बचा मेरे बच्चों। अब आपने देखा कि फर्स्ट टर्म एक ही है, सेकंड टर्म 2 ही है, थर्ड टर्म 3 है, और उसने कहा था कि Pth टर्म A है, Qth टर्म B है, Rth टर्म C है, तो यानी C की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1। अगर ऐसा है, अगर मेरे बच्चों ऐसा है, तो A की वैल्यू 1 यहां रख देते हैं, B की वैल्यू 2 यहां रख देते हैं, और C की वैल्यू क्या है जी 3 यहां रख देते हैं। अब जब सोल्व करने लगोगे तो ये -1 आया, ये 2 दूनी 4 आया, ये -3 आया, -3 और -1 -4 +4 आंसर आ गया 0। क्लियर है दोस्तों? ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं ये मेथड बता के अंदरूनी रूप से खुश अभी नहीं हूं, क्योंकि मुझे हर चीज के इफ एंड बट होते हैं, उसमें कुछ कुछ कंडीशन होती हैं जिसके तहत आपको चीजें समझ के चलनी होती हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा समय लगना था, और मैं अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, अभी भी मुझे पढ़ा नहीं है वहां पे, लेकिन मैं वहां दिल खुश करके पढ़ाता, और मैं वहां इन चीजों को बहुत जल्दी से समझाता चीजों को, ठीक है? पर चलिए, आपको समझ आ रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले चीजों को जानना जरूरी है, उसके बाद हम उसके सो ट्रिक पे अप्लाई करते हैं। ये तो करा रखा है मैंने। दोस्तों, ये अपना आखिरी का क्वेश्चन था कल। करिए जरा। गुरुजी, कोरोना कब तक जाएगा? कोरोना ना जाए भाई, 1.5 साल के लिए। आपने गौर किया होगा अमेरिका में इस समय केसेस बढ़ गए हैं दोबारा से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम ये जो सवाल कर रहे थे इस पे आते हैं। और कल ध्यान रखना, कल जो क्लास रखेंगे, कहाँ गया मार्ग? कल जो मेरे बच्चों क्लास रखेंगे वो रखेंगे 9 बजे से, ना 10 बजे से कल क्लास, ठीक है? सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा था, आपको दिखाई भी दे रही होंगी चीजें, अब समझिए जरा। दीजिए ध्यान। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अच्छा, क्वेश्चन के मारो गोली, अपनी तरफ से सीरीज मान लो। क्या मान लो? 1 2 3 4 5। हमने मान लिया जी ये एक सीरीज है, ये एपीएस में आपको मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी? अगर मैं कहूं कि फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 4, फिफ्थ टर्म क्या है 5 6, ऐसे चले जा रहे हैं, ठीक है जी? जो दिल करे वो आप मान लीजिए, ठीक है? बुक के लिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं समझा दूंगा। सवाल में कह रहा है कि mth टर्म जो है इसकी वो 1/n है, और nth टर्म जो इसकी है वो 1/m। तो यार करो क्या, मेरी बात ध्यान से समझो।
भाई एक टर्म mv है और एक टर्म nv है, तो कुछ नहीं, m को मान लो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, m का मतलब मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है, n का मतलब मान लेते हैं सेकेंड टर्म, हाँ या ना। या एपी ना भी मानो, आप वैल्यू भी मान के चलोगे तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप 1 ना भी लेके चलो, जो दिल करे वो वैल्यू उठा के ले लो यहाँ पे, अरे हाँ या ना। अगर आप सीरीज मान रहे हैं वो भी ले सकते हैं, जो मैंने मानी है ये भी आप सीरीज ले सकते हैं कि एपी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो मुझे मेरे बच्चों ये बताओ यहाँ पे कि अगर आपने m की वैल्यू फर्स्ट टर्म मान ली, m का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है क्या यहाँ पे 1 है, तो m का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, तो इससे इक्वल टू 1 रखोगे तो आप देखोगे n की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे बच्चों, 1 निकल के आ गई। क्लियर है। अब ये बताओ n क्या है, सेकंड टर्म, n क्या है मेरे बच्चों, सेकंड टर्म। तो ये बताओ बेटा सेकंड टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर सेकंड टर्म है 2, सेकंड टर्म क्या है मेरे बच्चों 2, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई भाई 2, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों 1/2, हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत है? अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इस लफड़े में ना पढ़ के आप सीधा सीधा क्या करें कि आप m की वैल्यू मान लें क्या 1, एक नई एपी बना लेते हैं, उसकी भी जगह m की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, और n का मतलब 2 मान लेते हैं, सीधी वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें जो मैंने रखी है आपके लिए, m की वैल्यू 1 रख लेते हैं, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि m की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हुई और n की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 आ गई आपकी फर्स्ट टर्म, नई एपी बना दी आपने। m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2, तो यहां 2 रखेंगे मतलब सेकेंड टर्म आ गई 1/1। इसका मतलब जो नई सीरीज बनाई उसकी फर्स्ट टर्म m की वैल्यू आपने 1 रखी थी, तो फर्स्ट टर्म आई आपकी 1/2, n की वैल्यू आपने 2 रखी है तो ये सेकंड टर्म बनी, सेकंड टर्म आपकी बनी 1, हाँ या ना। तो ये मेरे बच्चों आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। क्लियर है, कुछ नहीं सोचना, सीधी सीधी वैल्यू रख लेनी है। अब आप मुझे ये बता दो दोस्तों इतनी बात से कि फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या आ गई, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 1/2। अगर मैं पूछूं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे जी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो भी क्या आएगा मेरे बच्चों 1/2 आएगा। बात आ रही है यहां समझ में। अब पूछ रहा है कि सम ऑफ m एन टर्म बताइए क्या होगा, सम ऑफ m एन टर्म, सम ऑफ m एन टर्म, तो सम ऑफ m एन टर्म का फार्मूला होता है क्या, mn/2 इंटू में 2a प्लस mn-1 इंटू डी। आप तो जानते हैं ये हमारा फार्मूला होता है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर बात ऐसी है तो आपने देखा कि आपने m की वैल्यू 1 ली थी, n की वैल्यू 2 ली थी, m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2। अगर ऐसा है तो ये बताओ बेटा अगर m n की वैल्यू क्या हुई, तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू ली थी 1 और n की वैल्यू ली 2, तो mn की वैल्यू आ गई 2, mn की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो mn की वैल्यू यहां रख दो, तो 2 रखेंगे, 2 से 2 कट के कितना आएगा 1, a की वैल्यू कितनी है जी 1/2, a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1/2, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई 1, हाँ या ना। mn की वैल्यू कितनी आ रखी है जी यहाँ पे, mn की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 2, तो 2 में से 1 गया 1, और d की वैल्यू क्या है 1/2, तो सोल्व क्या है 1/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2 आंसर, यानी जिस ऑप्शन का आंसर 3/2 होगा वो मेरा आंसर है। अब ऑप्शन पे आते हैं, जब हम ऑप्शन पे आए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि ऑप्शन को ज्यादा अच्छे से हम देख पा रहे हो, घूम जा बेटा। अब ऑप्शन पे आ जाइए दोस्तों। अगर हम ऑप्शन की बात करें यहां पे तो गौर से देखिए कि हमारा आंसर आना चाहिए 3/2 और mn की वैल्यू हमने सोल्व करके देखी क्या रखी थी 2, तो देखो यार mn की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया 1, 1/4 आंसर आएगा, ये नहीं चाहिए। ये mn की वैल्यू 2, 2 और 1 3, 3/4, ये भी हमारा आंसर नहीं क्योंकि आंसर 3/2 है। यहां mn की वैल्यू रखेंगे 2, 2 और 1 3, 3/2 हमारा आंसर है जो हमको चाहिए भी, ये मेरा आंसर आ गया। यहां 1/2 आएगा जो हमको नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया सी। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 100% ये चीजें आप अभी नहीं समझे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं mn का मतलब 12 होगा, तो ऐसे मेरे बच्चे mn का मतलब अगर 12 ले रहे हो तो मान लो m की वैल्यू हुई 38वीं 38th टर्म और n की वैल्यू हुई 512 टर्म 512th टर्म,
तो एम एन की वैल्यू क्या होगी? फिर आप ये कहेंगे कि 38,512, 38,512वीं टर्म हो गई। ये बना इसका मतलब। फिर आपके हिसाब से अगर मैं m की वैल्यू 38 ले लूँ, n की वैल्यू 512 ले लूँ और यहाँ m की जगह 38 रखो, n की जगह 512, तो 38,512 ये वाली टर्म की बात कर रहा है वो? नहीं, वो इनके मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, m इंटू n की बात कर रहा है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो यार देखो, अलजेब्रा ही एक विकल्प है और वहीं ये चीजें समझाई जा सकती हैं, वहीं आपको समझनी भी चाहिए। ठीक है जी, वहां मैं समझाऊंगा भी। अब आगे आ जाते हैं, एपी में जो चीजें बच रही वो खत्म कर लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कितनी टर्म है? इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कितनी टर्म है? तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ आपको। क्या फार्मूला था जी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे बच्चों यहां लास्ट टर्म क्या है? 120। फर्स्ट टर्म क्या है? 20। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। 20 और 25 5 प्लस 1। तो 120 में 20 गया 100, 100 को 5 से भाग देंगे 20 और 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? 21 टर्म आ गई। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? बी आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए आ गया, हमें तुमसे प्यार कितना। बताओ जी। पढ़िए बच्चे सवाल को। बेटा कल क्लास का टाइमिंग बताया, सुबह 10 बजे से स्टार्ट करेंगे कल क्लास। परसों क्लास नहीं लेंगे, शनिवार रविवार छुट्टी रखेंगे यार। आज ही स्पीडोमीटर नहीं है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आज 11 बजे ऐप अपडेट होगा, उसके बाद स्पीडोमीटर आ जाएगा। देखिए जी, कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 200 टू 550 विच इज डिविजिबल बाई 9। 200 से लेके 550 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब उनका योग बताना है, सॉरी, जो 900 से पूर्णतः भाग होती हो। तो देखो यार, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं एपी वाला ही तरीका समझा रहा हूं। आप ये बताओ 200 के आसपास कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता हो? तो 9 से भाग दे लो यार। तो 9 दूनी 18 बचा 2, फिर 9 दूनी 18 बचा 2, यानी 2 ही शेषफल इसमें बच रहा है। तो यानी 198 डिवाइड होता है 9 से, हाँ है ना? और फिर इसमें 9 जोड़ोगे तो 207 डिवाइड होगा 9 से। यानी 200 के आसपास या 200 से बड़ा जो नंबर है जो 9 से पूर्णतः भाग होगा वो 207 होगा। कौन सा होगा बेटा? 207। जिन बच्चों को दिक्कत है वो समझो एक एग्जांपल से। जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा 800 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो 9 से पूर्णतः भाग होगा? 800 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो 9 से पूर्णतः भाग होगा? तो एक तरीका ये है कि हम इस तरह से भाग दे लें, हर एक नंबर के लिए बता रहा हूं। तो 9 9 8 72, कितना बचा जी? 8। फिर 9 8 72 बचा कितना? 8। इसका मतलब आखिरी में 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो 800 से 8 घटा दो। 800 से 8 घटाओगे तो 792 नंबर ऐसा है, 792वां संख्या या 792 ऐसा नंबर है जो 9 से भाग जा रहा है। तो अब इसमें 9 और जोड़ दो, तो 9 और जोड़ोगे तो यह आएगा 801। तो 801 9 से भाग चला जाएगा। या एक और दूसरा तरीका यह है, अब बात को समझिए कि 800 को जब हम 9 से भाग देंगे तो आप देख रहे हैं शेषफल आया कितना? 8। तो इस डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लो, कितना आया? 1, वो इसमें जोड़ दो। तो 801 वो सबसे छोटी संख्या, मतलब 800 के बाद वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः भाग होगी। इस सवाल में चूंकि 9 की डिविजिबिलिटी लगी हुई है, तो आप जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर अंकों का जोड़
अगर अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना। अगर ऐसा है कि अगर संख्या मतलब 9 से डिवाइड कर लो, अंकों का योग 9 से भाग हो गया, तो अगर मुझे यहां देखना था 9 वाला सीन, तो मुझे ये देखना है कि यार इन तीनों अंकों का जोड़ कितना हो गया, 8 0 0 8 आया, और मुझे इससे बड़ी संख्या देखनी है जो 9 से भाग होगी। तो 8 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर 9। तो इसका मतलब यहां 1 ले लो, यानी 801 जो होगा वो 9 से भाग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए अपने सवाल पे। तो जैसे मुझे यहां देखना था 200, तो इन तीनों अंकों का जोड़ है 2, तो बताओ 2 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? 7। तो 207 ले लिया। इससे अगली संख्या कौन सी होगी जी? 216। 216। उससे अगली क्या होगी? 225। और इसी तरह मेरे बच्चों आगे बढ़ते चले जाओ। अब कह रहा है जी 550 तक, तो ये बताओ 550 इसके आसपास वो कौन सा नंबर है जो 9 से पूर्णतः भाग होगा? तो 9 से भाग दे लो भाई, अगर कुछ नहीं आ रहा पल्ले तो 9 6 54 बेटा, बचा कितना? 10। 9 एकम 9, रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब 550 में 1 ज्यादा है, तो यानी 549 ऐसी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः भाग होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 549 ऐसी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः भाग हो रही। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो अब आप क्या करिए, अब आपके पास योग निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2, लेकिन पहले नंबर ऑफ टर्म निकालो। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका होता है मेरे बच्चों क्या, कि भैया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 549 माइनस फर्स्ट टर्म 207 बटे कॉमन डिफरेंस 9 जमा 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो 9 में 7 गया 2, 4, 5 में 2 गया 3। समझ रहे हैं जी? 7 2 9 बटे 9 जमा 1। तो इसे भाग देंगे भाई, 9 3 27, बचा कितना भाई? 27 से 7, 9 8 72, 9 3 27, 9 8 72, 38, 38 और 1 39। तो नंबर ऑफ टर्म बनी 39। तो सम ऑफ 39 टर्म्स चाहिए, तो फार्मूला होगा 39 बटे 2 इंटू 2a। ए की वैल्यू क्या है जी? 207। वरना आपको तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे ही रखी है, इसलिए दिक्कत ही नहीं है। तो n/2 अपॉन इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में 207, लास्ट टर्म में 549। ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? जो आएगा वो सोल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब। इसका और भी आसान तरीका है निकालने का, उस पर हम कल बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हर 9वीं संख्या 9 से भाग होगी, ठीक है? तो उस तरीके का भी इस्तेमाल करके करेंगे, तो उसके लिए कुछ और चीजें भी बतानी होंगी, वो कल मैं बताता हूं। आइए जी। पढ़िए जरा बच्चे क्वेश्चन। देखिए यार, कह रहा है भाई 100 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः भाग होती हो। तो देखो यार, 100 से 400 के बीच लेनी, तो 100 से बड़ा नंबर देखो जो 6 से भाग होता हो। अगर मान लो नहीं पता है तो इस तरह भाग दे लो। तो 6 एकम 6 भाई, बचा 4, 6 एकम 6 36, फिर बचा 4। समझ रहे हैं ना? तो कुल मिला के आपने देखा कि रिमाइंडर आ रहा है 4। तो मैंने तरीका बताया कि या तो 4 घटा दो, लेकिन 100 में से 4 गया 96, वो तो इससे छोटी हो जाएगी। या दूसरा तरीका बताया 6 और 4 का डिफरेंस ले लो, क्या है? 2। 100 में 2 जोड़ दो, 102। अगली होगी 108, क्योंकि अब तो 6 6 के डिफरेंस में जाएगी। अगली 114। अब 400 के आसपास का देखना है, तो 400 को 6 से भाग दोगे, 6 छिंग 36 आया भाई, बचा कितना? 4, फिर 6 छिंग 36, बचा 4। तो अब कहानी ये है मेरे बच्चों
कहानी ये है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः कब भाग हो रही होगी, जब या तो 4 घटा दो या इनका डिफरेंस जोड़ दो, लेकिन कुछ जोड़ोगे तो 400 से बड़ा चला जाएगा, तो घटा दो। तो 400 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 396। अब आ जाइए सवाल पे, सेम वही तरीका यहां अप्लाई कर देना आपको जो कर रहे थे। ठीक है जी, क्या कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, फार्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जब सोल्व कर रहे होंगे तो 6 में 2 गया भाई, कितना बना 4, 9, 3 में 1 गया 2 बटे 6 जमा 1, यही आया ना भाई। 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 बना भाई, बचा 5, 6 नीम 54, 6 चौक 24, 6 नीम 54, तो 49 और 1 50, नंबर ऑफ टर्म बनी 50। तो सम ऑफ 50 टर्म आपको निकालना है, तो फार्मूला हो जाएगा 50/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 102 है और लास्ट टर्म हमारे पास 396। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, सोल्व कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर। यहां तक की बात आ रही समझ में? अब ये कतई मत घबराइए ऑप्शन को लेके कि पेपर में से कैसे जल्दी से करें, बहुत आसान चीजें बहुत जल्दी से हो जाएंगी, वो बड़ा काम नहीं है आपके लिए। अभी सिर्फ मेथड पे फोकस कर लीजिए, ठीक है? क्लियर भाई? जी अब एक अगली चीज पे आते हैं। क्या मेरे बच्चों एक वर्ड होता है अरिथमेटिक मीन। ऐसे ही एक होता है हार्मोनिक मीन, एक होता है अरिथमेटिक मीन, ऐसे एक हार्मोनिक मीन, ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या अरिथमेटिक मीन। कल भाई क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी, सुबह 10 से, ठीक है? आज ही अब आगे अरिथमेटिक मीन को हम बोलते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य क्या बोलते हैं बच्चे? समानांतर माध्य, ये होता है अरिथमेटिक मीन। क्या कहानी है जी अरिथमेटिक मीन की, वो देखिए। कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा a + b/2, यानी एवरेज की ही तरह है। अगर 3 नंबर है ए बी सी, तो इन तीनों संख्याओं का जोड़ बटे 3। अगर 4 संख्याएं हैं तो a + b + c + d बटे 4। ऐसे ही अगर a b c d करके n संख्याएं हैं तो फार्मूला हो जाएगा a + b + c + d, मतलब जितनी है बटे में n, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन है, जितने डाटा उनको जोड़ दो, बटे में नंबर ऑफ डाटा लिख दो। ये सीधा आपका आंसर हो गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है जी? अब आगे आते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। सत्रहवें क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है और बताइए। कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन -4 to 8। -4 और 8 के बीच में -4 और 8 का अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए। मतलब दो अरिथमेटिक मीन निकाल के बताने हैं आपको -4 to 8 के बीच में। तेरी के तो देखो यार, -4 से लेके और 8 तक की वैल्यूज है, हाँ है ना? और मेरे प्यारे बच्चों, ये एपी में ही है। अरिथमेटिक मीन समानांतर माध्य, यानी ऐसी चीजें जहां समान अंतर हो उनका माध्य। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी नंबर यहां पे ले सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे 5 और 13 इनका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ क्या होगा, तो आपके लिए आसान सा है। आप कहेंगे सर 5 + 13 बटे 2, 13 5 18 का आधा 9। ये बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना? अब मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा 5 और 13 के बीच में अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो क्या उनका माध्य 9 हो सकता है?
क्या उनका माध्य नो हो सकता है? अर्थमेटिक मीन नो हो सकता है? तो आप ये देखिए कि जो अर्थमेटिक मीन दे रखा हो उसे 2 से गुना कर दो। इसका मतलब ये वैल्यू उन दोनों नंबर के जोड़ के बराबर होगी। समझाता हूं फिर से इस बात को। भाई 2 नंबर ए और बी हैं, मैं कहूं इनका अर्थमेटिक मीन निकालो तो आप कहोगे a प्लस बी बाई 2, और मान लो अर्थमेटिक मीन m है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2m। क्या आनी चाहिए? 2m। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट तभी प्रूफ होगी जब दो संख्याओं का जोड़ उनके माध्य का 2 गुने के बराबर हो। हाँ या ना? इसका अर्थ ये हुआ कि भाई अगर मैं ऑप्शन से चलूं तो पहला ऑप्शन क्या है? 0। ये अर्थमेटिक मीन है, तो 0 का डबल करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। हाँ या ना? तो बताओ इस सीरीज के अंदर, मतलब ये 4 से 8 के बीच में जो एपी बनेगी, इसमें क्या 2 टर्म्स का जोड़ 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप किसी भी तरीके से लेके चल लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं और यहाँ 4 ले लूं तो ये 8, ये भी तो एपी बन रही है। अरे हाँ है ना? आप देखो इसके और इसके बीच में डिफरेंस 4, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे या इसमें 4 जोड़ देंगे या इसमें 4 जोड़ दिया, ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं आपको कहूं कि यार इन दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन निकाल के बताओ तो क्या आएगा? यही निकल के आ रहा होगा। अरे हाँ है ना? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बोलो भाई, पक्का या कच्चा? पक्की बात। ऐसे ही अगला ले लेते हैं जी। क्या 4 आ सकता है? क्या 4 आ सकता है भाई? बताओ जी, 4 आ सकता है नहीं आ सकता? करो। आज यार सर दर्द हो रहा बहुत तेज। कर लिया भाई? आ जाइए। अब आते हैं जी नेक्स्ट पे। क्या 4 आ सकता है भाई अर्थमेटिक मीन? बताओ 4 कब आ सकता है? अगर मैं इन दो टर्म को ले लूं तो 0 जमा 4 को जोड़ूंगा 2 से तो क्या आएगा? अरे सॉरी, 2 टर्म ये ले लेते हैं, 0 और 8। अगर 0 और 8 को लेके 2 से भाग देते हैं तो 8 आया, 8 को 2 से भाग दिया कितना आया? 4। तो ये मेरे बच्चों हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? यानी 0 4 इनके बीच का अर्थमेटिक मीन हो सकता है। आइए एक और पे। हो गया। बताओ यार इस वाले क्वेश्चन को। जी आइए देखिए, समझिए बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कह रहा है 2 नंबर हैं ए और बी। कह रहा है भैया इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। 2 नंबर हैं ए और बी, इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो a प्लस बी बाई 2, यह है अर्थमेटिक मीन। और कह रहा है जी ये जो वैल्यू है ये बराबर दे रखी है किसके? a की पावर n प्लस b की पावर n
अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ यार n की क्या वैल्यू रखें कि ये मतलब a और b का अर्थमेटिक मीन n की क्या वैल्यू रखने पे रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें पता है a और b का अर्थमेटिक मीन है a प्लस बी बाई टू, हाँ या ना। हम चाहें तो यहाँ से n की वैल्यू ऑप्शन से उठा लें, अदरवाइज हमें ये समझना है कि बट्टे क्या आ रहा है 2, तो बट्टे में 2 लाना है तो इसको 1 करना चाहिए और इसको भी 1 करना चाहिए। 1 कब होगा? जब हम n की वैल्यू 1 ले लें। क्यों? क्योंकि 1 लेंगे तो 1 में से 1 गया 0, a की पावर 0 मतलब 1, a की पावर b की पावर 0 मतलब 1, 1 और 1 2 आ गया। ऊपर चेक करते हैं a की पावर 1 a, b की पावर 1 b, तो आंसर आ गया। तो n की वैल्यू क्या रखने पे आंसर आ रहा है जी? 1 आंसर। क्लियर है भाई? आ गया ये। वैसा ही क्वेश्चन ये बस पलटा हुआ है। बताइए, कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का मान बताओ। तो a और b का मेरे बच्चों अर्थमेटिक मीन निकालोगे a और b का, तो क्या आएगा? a प्लस बी बाई टू, और दे क्या रखा है? दे रखा है a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n। आप कंपेयर करके देख रहे हो, आपको बटे में क्या चाहिए? 2। तो 2 कब आया जा सकता है आसानी से? कब? जब n की वैल्यू हम क्या रख लें? 0। 0 रखने पे a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 और 1 2 बन गया। हमने a की वैल्यू, अरे सॉरी ऊपर क्या प्लस 1, ऊपर प्लस 1 लिखा है, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, सॉरी प्लस लिखा हुआ। तो अगर हम n की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 0 में एक जोड़ा 1, a की पावर 1, b की पावर 1, यानी a प्लस बी बाई टू आ गया। तो n की वैल्यू क्या रखने पे चीजें संभव है? 0 रखने पे। ठीक है मेरे बच्चों, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, आज मैं मन करके पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ चीज़ों का, दिल से वो चीज़ निकल ही नहीं रही है। तो कल 10 बजे मिलते हैं एक बार क्लास, आज ये क्लास यहीं रख लेते हैं। ठीक है, मन करके ना पढ़ाओ तो फिर फायदा नहीं, चीज़ें आधी पढ़ा कुछ और रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो आज ये क्लास यहीं छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, कल 10 बजे स्टार्ट करेंगे और कल ये सारी चीज़ें आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू यार।